मान लें कि आपके परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं। उनमें से इनकम करने वाले हैं आपके पिताजी और आपके बड़े भाई। आपके पिताजी की जो सैलरी है वो है 40,000 रुपीज पर मंथ और आपके बड़े भाई की जो सैलरी है वो है 30,000 रुपीज पर मंथ। तो अभी सवाल ये उठता है कि आपका जो फैमिली इनकम है वो कितना है। बड़ा ही सिंपल है। फैमिली इनकम होगा आपके पिताजी की जो इनकम है प्लस आपके बड़े भाई की जो इनकम है वो होगा कितना। ऑब्वियसली 40,000 रुपीज प्लस 30,000 रुपीज जो कि बराबर होगा 70,000 रुपीज के पर मंथ। अब क्या होता है कि आपके पिताजी जिस कंपनी में काम करते हैं वहां पर एक नया रूल एप्लीकेबल हो गया। वो रूल कुछ ऐसा है कि सैलरी तो आपके फादर की इतनी ही रहेगी, लेकिन अब कंपनी के परफॉर्मेंस, हर महीने के परफॉर्मेंस पे कुछ और भी डिपेंड करेगा सैलरी में। वो ये कि कंपनी अगर बहुत बेहतरीन परफॉर्म करती है तो फिर सैलरी में कुछ पैसा और जुड़ जाएगा, मैक्सिमम 500 रुपए तक जुड़ेगा। और अगर कंपनी की परफॉर्मेंस बुरी होती है तो सैलरी से कुछ पैसा कट जाएगा, मैक्सिमम 500 रुपया कटेगा। मतलब अब आपके पिताजी की जो सैलरी है उसमें 500 रुपए की अनसर्टेनिटी हो गई। मतलब कि हर महीने आपके पिताजी 39,500 से लेके 40,500 रुपए तक कुछ भी घर ला सकते हैं। सेम रूल आपके भाई के कंपनी में भी लागू हो गई। उसी तरह का नियम है आपके भाई के सैलरी में अब अनसर्टेनिटी हो गई 300 रुपए की। तो आपका भाई हर महीने 29,700 से लेके 30,300 के बीच कुछ भी सैलरी ला सकता है। कितना लाएगा कोई नहीं बता सकता, ये डिपेंड करेगा उन दोनों के कंपनियों के परफॉर्मेंस पे। अब आप बताइए कि आपके फैमिली का टोटल इनकम जो है क्या ये 70,000 रुपए डेफिनेटली इतना ही रहेगा या फिर इसमें भी कुछ अनसर्टेनिटी होगा। डेफिनेटली यहां भी कुछ अनसर्टेनिटी होगा क्योंकि फंडामेंटली आपके फादर के इनकम और आपके ब्रदर के इनकम में अनसर्टेनिटी है, तो जो रिजल्ट होगा उसमें भी कुछ अनसर्टेनिटी होगा। अब कितना अनसर्टेनिटी होगा, देखिए हम अनसर्टेनिटी या एरर किसे कह सकते हैं। यहां पर 500 रुपए का अनसर्टेनिटी है, इसका मतलब ये आपके पिताजी के सैलरी का एक रेंज को दर्शाएगा। 40,000 से इतना कम और 40,000 से इतना ज्यादा, 500 रुपया ज्यादा और 500 रुपया कम, इसी के बीच आपके पिताजी का मंथली इनकम रहेगा। सो ये जो अनसर्टेनिटी है ये एक रेंज को इंडिकेट करता है। तो आपके टोटल इनकम भी अब 70,000 ना होके इसमें भी एक रेंज होगा, उस रेंज को हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये पता करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपका फैमिली इनकम कितना हो सकता है और मिनिमम कम से कम आपका फैमिली इनकम कितना हो सकता है। अगर ये दो चीजें हम पता कर सके तो ऑब्वियसली हम अनसर्टेनिटी पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मैक्सिमम आपके फैमिली का इनकम कितना हो सकता है। तो बेस्ट केस सिनेरियो, वो केस जिसमें कि आपके फैमिली में सबसे ज्यादा पैसा आएगा, वो क्या होगा कि आपके पिताजी को भी 500 रुपए एक्स्ट्रा मिले और आपके बड़े भाई को भी 300 रुपए एक्स्ट्रा मिले। तो उस केस में आपका फैमिली का टोटल इनकम क्या होगा, 40,000 के साथ जुड़ जाएगा 500 रुपए और 30,000 के साथ जुड़ जाएगा 300 रुपए। तो उस केस में द बेस्ट केस सिनेरियो, उस केस में आपका फैमिली इनकम होगा 70,000 रुपीज प्लस 800 रुपीज। ये तो बेस्ट केस सिनेरियो है, ये तो आपके मैक्सिमम फैमिली इनकम को इंडिकेट कर रहा है। अब मिनिमम भी हमें पता करना होगा, तब जाके हम अनसर्टेनिटी पता कर सकते हैं। तो मिनिमम फैमिली इनकम कब होगा, जब आपके पिताजी के सैलरी से ये 500 रुपए कट जाए और आपके बड़े भाई के सैलरी से ये 300 रुपए कट जाए। मतलब 40,000 रुपीज माइनस 500 रुपीज
30,000 रुपीज माइनस 300 रुपीज। इस केस में आपका फैमिली इनकम होगा 70,000 रुपीज माइनस 800 रुपीज। तो फिर देखिए, हमें आपके फैमिली का टोटल इनकम का एक रेंज मिल गया। वो रेंज क्या है? 70,000 रुपीज माइनस 800 रुपीज से लेके 70,000 रुपीज प्लस 800 रुपीज। तो आपका जो टोटल फैमिली इनकम होगा वो होगा 70,000 रुपीज, जिसमें कि अनसर्टेनिटी होगा 800 रुपीज का। तो आपका टोटल फैमिली इनकम होगा 70,000 रुपीज प्लस माइनस 800 रुपीज। और ये जो 800 है प्लस माइनस 800, ये आया कहां से? ये आया, ये जो अनसर्टेनिटी 500 रुपीज की और ये जो अनसर्टेनिटी है 300 रुपीज की, इन दोनों का सम होगा ये। मतलब ये बना कि जब कोई एक क्वांटिटी, यहां पर टोटल इनकम एक क्वांटिटी है, दो क्वांटिटीज का सम हुआ, आपके फादर का इनकम एक क्वांटिटी, आपके ब्रदर का इनकम दूसरा क्वांटिटी, जब इन दो क्वांटिटीज का सम हुआ एक तीसरा क्वांटिटी या रिजल्टेंट क्वांटिटी, तो रिजल्टेंट क्वांटिटी का जो अनसर्टेनिटी है वो उन दोनों क्वांटिटीज के अनसर्टेनिटी के सम के बराबर होता है। अगर आपने इस चीज को पूरी तरह से समझ लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का पहला पड़ाव पार कर लिया है। अगर आपको पूरी तरह से यह समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि आपके लिए यह टॉपिक कितना आसान रहा। अब चलते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, जहां पर कि हम ये देखेंगे कि जब एक क्वांटिटी से दूसरा क्वांटिटी को सबट्रैक्ट किया जाएगा, घटाया जाएगा और तीसरा क्वांटिटी बनेगा, तो उस समय रिजल्टेंट क्वांटिटी का जो अनसर्टेनिटी या एरर है वो उन दोनों क्वांटिटीज के एरर पे किस तरह से डिपेंडेंट होगा, उसके लिए रूल क्या होगा। अब मान ले कि आपको नौकरी मिली है, आप दूसरे शहर चले गए हैं, आप अकेले इनकम करते हैं और आप अकेले ही खर्चा करते हैं। आपकी सैलरी जो है यह है 40,000 रुपीज पर मंथ और आप जो खर्चा करते हैं हर महीने वो है 25,000 रुपीज। तो अभी मेरा सवाल आपसे यह है कि आपकी सेविंग कितनी है हर महीने। तो हमें पता है सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ऑब्वियसली आपकी सेविंग जो होगी हर महीने वो होगी 40,000 रुपीज माइनस 25,000 रुपीज, विच इज इक्वल टू 15,000 रुपीज। अब क्या है कि मान लेते हैं आपकी जो इनकम है, आपकी जो सैलरी है वो फिक्स्ड नहीं है, उसमें कुछ अनसर्टेनिटी है। आपके पिताजी और आपके बड़े भाई जैसे ही आपकी कंपनी ने भी वैसे ही कुछ पॉलिसी अप्लाई कर दिया है और आपके सैलरी में जो अनसर्टेनिटी है वो है 1,000 रुपीज की, 1,000 रुपए की। मतलब आप हर महीने 39,000 से लेकर 41,000 के बीच कुछ भी इनकम कर सकते हैं एज सैलरी। और आपकी एक्सपेंडिचर जो है ये भी 25,000 फिक्स्ड नहीं है, इसमें भी थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है। नॉर्मली एक्सपेंडिचर अनसर्टेन होता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। चीजों का दाम बढ़ जाता है तब एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, चीजों का दाम घट जाता है तो एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। उसी हिसाब से देखें और मान ले कि 25,000 फिक्स्ड एक्सपेंडिचर ना होके इसमें भी कुछ अनसर्टेनिटी है जो कि 500 रुपीज का है। मतलब हर महीने आप 24,500 से लेके 25,500 तक खर्चा करते हैं। अब आपका जो सेविंग है वो भी 15,000 रुपीज फिक्स्ड नहीं रहेगा, ये भी वेरिएबल होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके इनकम और आपके एक्सपेंडिचर पे। ये दोनों ही अगर फिक्स्ड ना हुआ, इन दोनों में अगर अनसर्टेनिटी हुआ तो आपके सेविंग्स में भी अनसर्टेनिटी हो जाएगा। तो इस अनसर्टेनिटी को पता करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि आप मैक्सिमम कितना सेविंग कर सकते हैं और फिर हम पता करेंगे कि आप मिनिमम कितना सेविंग कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वाला केस को सबसे पहले कंसीडर करते हैं। आपकी सेविंग मैक्सिमम कब होगी?
जब आपका इनकम मैक्सिमम हो, सबसे ज्यादा आप कमा के लाए, और आपका खर्चा जो है, एक्सपेंडिचर जो है, वो मिनिमम हो, तब जाके आपका सेविंग मैक्सिमम होगा। मतलब आपका इनकम होना चाहिए 40,000 रुपीज प्लस 1,000 रुपीज, और आपका जो एक्सपेंडिचर है वो होना चाहिए 25,000 रुपीज माइनस 500 रुपीज, तब जाके आपका सेविंग मैक्सिमम होगा। और इस केस में आपका सेविंग होगी 15,000 रुपीज प्लस 1,500 रुपीज। आप ये एक्स्ट्रा कमा लेंगे और इतना कम खर्चा करके आप इतना भी बचा लेंगे, और ये बेस्ट केस सिनेरियो है, इसमें आपकी सेविंग सबसे ज्यादा होगी। अब ये देख लेते हैं कि आपकी सेविंग सबसे कम कितनी हो सकती है। इसके लिए आपका जो सैलरी है उसमें से 1,000 रुपया कटना होगा, तो आपकी सैलरी 1,000 रुपया कम होना होगा, मिनिमम होना होगा आपका जो इनकम है उसे, और आपका जो एक्सपेंडिचर है उस एक्सपेंडिचर को मैक्सिमम होना होगा। तब उस सिचुएशन में आपकी सेविंग जो है 15,000 रुपीज से 1,500 रुपए जो है 1,500 रुपीज इतना कम हो जाएगा। सो दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, यहां पर आपकी सेविंग सबसे कम होगी। तो हमने ये देखा कि जो सेविंग का रेंज है आपका वो है 15,000 रुपीज प्लस माइनस 1,500 रुपीज। मतलब ये आपका सेविंग हो गया 15,000 रुपए, जिसमें कि अनसर्टेनिटी है 1,500 रुपए। और ये 1,500 आया कहां से? ये अनसर्टेनिटी और ये अनसर्टेनिटी का सम है। मतलब क्या बना इसका? अगर कोई क्वांटिटी, दो क्वांटिटीज का डिफरेंस हो, तब भी इस क्वांटिटी में, इस रिजल्टेंट क्वांटिटी में जो अनसर्टेनिटी होगा वो उन दोनों अनसर्टेनिटीज का सम होगा। तो हमने ये देखा कि चाहे दो क्वांटिटीज ऐड करके तीसरा क्वांटिटी बने, या फिर एक क्वांटिटी से दूसरा क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करके तीसरा क्वांटिटी बने, मतलब कि चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो दो क्वांटिटीज के बीच में, रिजल्टेंट क्वांटिटी का जो अनसर्टेनिटी है, ये अनसर्टेनिटी उन दोनों क्वांटिटीज के अनसर्टेनिटी का सम होता है। और इसी के साथ ही आपने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया है। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको यह टॉपिक कितना आसान लग रहा है। अब चलिए इन्हीं दोनों सिचुएशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है और ये एग्जाम्पल 2.8 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहां पर कहा गया दो बॉडीज का टेम्परेचर मेजर किया गया और पाया गया ये है 20 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस, जबकि पहले मेजरमेंट में कुछ एरर है विच इज 0.5 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड मेजरमेंट में भी कुछ एरर है जो कि है 0.5 डिग्री सेल्सियस। हमें पता ये करना है कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है और उसमें एरर कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, हमें पता है कि टेम्परेचर डिफरेंस दो बॉडीज के टेम्परेचर का, चलिए डेल्टा टी विच इज इक्वल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर, इन दोनों टेम्परेचर में जो डिफरेंस होगा। सो ज्यादा टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर, तो यही तो होगा टेम्परेचर डिफरेंस, दोनों टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस, विच इज इक्वल टू, देखिए पहला वाला जो टेम्परेचर है विच इज 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस एरर कितना है 0.5 डिग्री सेल्सियस, माइनस अब यहां पर T1 जो है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो 50 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो एरर है या जो अनसर्टेनिटी है उसे अभी कंसीडर ना करें, हम लास्ट में कंसीडर करेंगे कि एरर कितना होगा, फाइनल एरर कितना होगा। सो 50 और 20 दोनों में डिफरेंस कितना होगा विच इज 30 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर डिफरेंस इज 30 डिग्री सेल्सियस।
लेकिन इस मेजरमेंट में भी कुछ अनसर्टेनिटी होगा, क्योंकि जिन दो मेजरमेंट का रिजल्टेंट ये मेजरमेंट है, उन दोनों मेजरमेंट्स में कुछ एरर्स है, जो कि है 0.5 डिग्री सेल्सियस और 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहां भी होगा कुछ अनसर्टेनिटी। कितना अनसर्टेनिटी होगा? देखिए, हमने इससे पहले ही बात कर लिया है, चाहे दो क्वांटिटीज एडेड हो या एक से दूसरा सब्ट्रैक्टेड हो और थर्ड क्वांटिटी बने, दोनों ही केस में जो अनसर्टेनिटी है या फिर जो एरर है वो सीधा जुड़ जाता है। तो यहां पर एरर है 0.5 डिग्री सेल्सियस, यहां भी 0.5 डिग्री सेल्सियस, दोनों का सम विच इज 1 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल रिजल्ट जो है, वो जो टेम्परेचर डिफरेंस है, उसमें अनसर्टेनिटी जो है, अनसर्टेनिटी होगा 1 डिग्री सेल्सियस का। तो फाइनल जो टेम्परेचर है उसे हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम कहेंगे टेम्परेचर डिफरेंस इज 30 डिग्री सेल्सियस, और उसमें जो अनसर्टेनिटी या एरर है विच इज 1 डिग्री सेल्सियस। ये जो क्वेश्चन है इसे हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तरीका तो बहुत सिंपल होगा और दूसरा तरीका आपको एक नया फॉर्मूला देगा। तो सवाल जो है वो ये है कि एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ मेजर किया गया 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, और उसका ब्रेड्थ ये मेजर किया गया 3 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। हमें इसका पेरीमीटर पता करना होगा। हमें पता है कि एक रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, रेक्टेंगल्स पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसी को एक और तरीके से हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ प्लस लेंथ, दैट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ, प्लस ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ। अगर हम ये वाला तरीका अप्लाई करते हैं तो आपको एक नया चीज समझ में आएगा कि दो क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटीज भी अगर हो तो हम पिछला वाला रूल ही अप्लाई कर सकते हैं कि एरर सीधा जुड़ जाएगा। और अगर हम इस तरीके से इसे सॉल्व करें तो हम ये समझ जाएंगे कि अगर एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड होता है एक क्वांटिटी के साथ तो फिर एरर का क्या होता है। तो सबसे पहले आसान वाला तरीका हम अप्लाई कर लेते हैं। यहां पर हम कहेंगे कि ये वाला फॉर्मूला यूज करते हुए कि पेरीमीटर इज इक्वल टू, यहां पर 5, मैं सेंटीमीटर बार बार नहीं लिखूंगा, 5 प्लस माइनस 0.2, फिर से आप जोड़ दे 5 प्लस माइनस 0.2, अब ब्रेड्थ जोड़े विच इज 3 प्लस माइनस 0.1, और फिर से ये जुड़ेगा 3 प्लस माइनस 0.1, सारे सेंटीमीटर है। तो यहां पर आप देखें कि हमें सबसे पहले तो एरर को इग्नोर करके रखना होगा, और जो वैल्यूज है जो कि है 5, 5, 3, 3, इन्हें आप जोड़ दें तो ये तो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब एरर को कंसीडर करें। देखिए यहां पर ये 4 क्वांटिटीज जो है ये जुड़ रहा है, एडेड है, इसका मतलब एरर भी सीधा एडेड हो जाएगा। तो यहां पर एरर देखिए 0.2, फिर 0.2, फिर 0.1, फिर 0.1, तो एरर कितना हो जाएगा 0.2, 0.4, और फिर 0.1 विच इज 0.5, फिर 0.1 विच इज 0.6, सो 16 प्लस माइनस 0.6, इतना हो जाएगा, इतना इसका पेरीमीटर हो जाएगा, सो इतना सेंटीमीटर। सो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं कि 16 सेंटीमीटर पेरीमीटर है, उसमें एरर है 0.6 सेंटीमीटर, इसे काट देते हैं। अब ये जो दूसरा तरीका है, यहां से हम ये सीखेंगे कि अगर एक कांस्टेंट नंबर एक क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाइड रहे, यहां पर ये वाला क्वांटिटी क्या है, सेमी पेरीमीटर है, सो 2 मल्टीप्लाइड है सेमी पेरीमीटर के साथ। इस केस में हमें क्या करना होगा, मैं एक सिंपल सिचुएशन से शुरू करता हूं कि मान ले एक बार है ऐसे, इस बार का लेंथ है 2 सेंटीमीटर और इसमें एरर है 0.1 सेंटीमीटर। बिल्कुल आइडेंटिकल एक और बार है, बिल्कुल आइडेंटिकल, तो यहां भी मेजरमेंट आया 2 सेंटीमीटर और एरर इन मेजरमेंट है 0.1 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो क्या होगा, देखिए
अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, एक बार और दूसरा बार, तो यहां पर रिजल्टेंट लेंथ क्या होगा? चलिए मान लेते हैं ये L है, ये L है, तो ऑब्वियसली ये ट्वाइस ऑफ L होगा। सो यहां पर ट्वाइस ऑफ L, 2 into L, which is L plus L, which is L plus L, that is equal to 2 plus minus 0.1 प्लस फिर से 2 प्लस माइनस 0.1। तो यहां पर देखें रिजल्टेंट क्या होगा? 4 प्लस माइनस एरर सीधा जुड़ जाएगा, 4 प्लस माइनस 0.2 इतना सेंटीमीटर। यहां पर देखने वाली बात यह है कि L का वैल्यू कितना है। देखिए ये ट्वाइस ऑफ L का वैल्यू देखे, ये भी डबल हो जा रहा है और एरर भी डबल हो जा रहा है। मतलब कि अगर एक क्वांटिटी जिसमें कि कुछ एरर है उसे हम एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहां हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, अगर हम एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो वैल्यू है वो उस नंबर के साथ मल्टीप्लाइड होगा और जो एरर है एरर भी उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो फिर अब इस लॉजिक से हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले तो यहां हम पता कर लेंगे सेमी पेरीमीटर और उसके बाद वहां से हम देखेंगे पेरीमीटर कितना होगा, क्योंकि सेमी पेरीमीटर इंटू 2 इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो अब यहां से आगे हम कहेंगे कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब लेंथ कितना है देखिए, यहां पर लेंथ इज 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर। सो L प्लस बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और इसमें एरर है 0.2 का, इसमें एरर है 0.1 का। तो सेमी पेरीमीटर में जो एरर होगा ये होगा 0.3 का, 0.2 प्लस 0.1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.3 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया सेमी पेरीमीटर 8 सेंटीमीटर का, जिसमें इतना अनसर्टेनिटी है। अब जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर और एरर भी डबल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, सो विच इज 0.6 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर है 16 सेंटीमीटर का, जहां पर एरर है 0.6 सेंटीमीटर का। तो आज के इस वीडियो में हमने ये देखा कि अगर कोई क्वांटिटी 2 क्वांटिटीज का सम होता है या फिर एक क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करके तीसरा क्वांटिटी बनता है, तो इस केस में एरर का क्या होता है? एरर सीधे जुड़ जाता है। दोनों एरर्स का सम रिजल्टेंट क्वांटिटी का एरर के बराबर होता है। लेकिन 2 क्वांटिटीज हमेशा जुड़ा हुआ या सब्ट्रैक्टेड ही रहेगा, इसका तो कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि तीसरा क्वांटिटी पहले 2 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हो या फिर तीसरा क्वांटिटी पहला क्वांटिटी डिवाइडेड बाय दूसरा क्वांटिटी हो। तो इन दोनों के केस में तो हमने देखा कि एरर जो है, एरर्स आर एडेड, या रिजल्टेंट एरर इज सम ऑफ द एरर्स। इन 2 केसेस में क्या होगा, यही होगा हमारे अगले वीडियो का मुद्दा। अब मैं जाते जाते आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे वीडियोस जिस प्लेलिस्ट में होंगे उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।